This conference will now be recorded. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम आयुर्वेदीय शरीर इस विषय के अंतर्गत जो ऑनलाइन बहुत सारी इंक्वायरी और डिमांड आई है, खास करके परिभाषा शरीरम के बारे में, तो आज हम परिभाषा शरीरम की चर्चा करने वाले हैं। परिभाषा शरीर है क्या, ये पहले समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो परिभाषा मतलब टर्मिनोलॉजी, तो उस शास्त्र की या उस विषय की जो भी टर्मिनोलॉजी रहेगी उसको आज हम देखने जा रहे हैं। और इसमें आयुर्वेद जो है उसका अध्ययन या उसके अधिकरण के अंतर्गत यह हम विषय देख रहे हैं। इसलिए आयुर्वेद में अपेक्षित जो भी परिभाषाएं है, विशेषता शरीर से संबंधित। शरीर शब्द की अर्थ हमें पता है, शब्द का अर्थ क्या है? एनाटॉमी प्लस फिजियोलॉजी, यानी शरीर से अधिकृतम तंत्रम शारीरम। तो परिभाषा हो गई टर्मिनोलॉजी, और शरीर का मतलब हो गया एनाटॉमी एवं फिजियोलॉजी, यानी रचना एवं क्रिया। ऐसा एकत्रित वर्णन आयुर्वेदीय ग्रंथों में मिलता है, इसलिए उसको शरीर कहा जाता है, शरीर नहीं। और खास करके इसमें जो हम अध्ययन करने वाले हैं वह कूर्चा, कंडरा, जाल, अस्थि संघात, सीमंत, सीवनी, रज्जु, स्नायु, लसिका यहाँ पे लिखा है लेकिन लसिका का इसमें अंतर्भाव नहीं होगा। सिलेबस में आपको फर्स्ट पेपर में सबसे आखिर में सेक्शन ए में या विभाग अ में यह प्रश्न या मुद्दा आया है। तो प्रयोजन क्या है? तो सबसे पहले जैसे अभी हमने चर्चा की कि रचना शरीर के विषय में जो भी अंतर्भूत संज्ञाएं, परिभाषाएं होगी, या जिसे हम एनाटॉमिकल टर्म्स भी कहेंगे, और जिसका बार बार हमें शास्त्र में शरीर का अध्ययन करते हुए उल्लेख मिलता है, तो वह हमें समझना आवश्यक है। क्योंकि उस शास्त्र की अपनी परिभाषा होती है, अपने अपने सिद्धांत होते हैं। जैसे गणित में 0 से लेकर 9 तक अंक आप समझते हो, उसके बाद आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें सीखते हो। तो सबसे पहले 0 to 9 क्या नंबर्स है, इसको आप समझते हो। तो वैसे ही या और त्रिकोण क्या है, यानी स्क्वायर क्या है, या हेक्सागोन क्या है, इसको समझने के लिए आपको ज्योमेट्री की जरूरत पड़ती है, और उसकी परिभाषाएं हम वहां पे समझते हैं। तो त्रिकोण हो जाता है जहां 3 रेखाएं एकत्रित हो जाती है, ठीक है। चौकोन हो जाता है 4 रेखाएं अब एकत्रित हो जाती है। इस प्रकार से उस शास्त्र की परिभाषाएं होती है। जैसे हमने क्रिया शारीर विषय में त्रिदोष, यह अपने आयुर्वेद की परिभाषा है। तो वैसे ही शरीर से संबंधित जो भी परिभाषाएं रहेगी उनको यहाँ हम देखने आज जा रहे हैं। और उसमें जो भी महत्वपूर्ण बातें आई है, खास करके सुश्रुत शारीर स्थान 5वें अध्याय में इसका हमें विस्तार से वर्णन मिलता है, और उसको आज हम समझने की कोशिश करने जा रहे हैं। बेसिकली ये जो परिभाषाएं हैं वह ग्रंथ में हमें सुश्रुत शारीर स्थान 5 में हालांकि एकत्रित मिलती है, लेकिन फिर भी वो कुछ कुछ उसके जो अंश है वहां हमें ढूंढने पड़ते हैं, या ग्रंथ में सभी जगह उनको हमें खोजना पड़ता है। तो कुछ हमें एकत्रित मिलेगी और कुछ जो है वो हमें खोजनी पड़ेगी, ठीक है। तो उससे सबसे पहले हम बात करेंगे कूर्चा। तो कूर्चा क्या है? तो सुश्रुत शारीर स्थान 5वें अध्याय में 13वां श्लोक हमें इसके बारे में मिलता है। तो कूर्चा है विशेषतः, सुश्रुताचार्य जी कहते हैं षट कूर्चा ते हस्त पाद ग्रीवा मेढ्रेषु हस्तयो द्वौ पादयो द्वौ ग्रीवा मेढ्रयो एकैकाः। तो आगे जो ये जो मूल श्लोक है और उसके ऊपर ये निबंध संग्रह नामक टीका है डलनाचार्य जी की, उसके अंश यहाँ पे लिखे हैं षट कूर्चा इत्यादि कूर्चा इव कूर्चाः।
नाम्नै इव आकृति उन्नेया ते पुनः मांस अस्थि शिरा स्नायूनां जालक प्रभवानां संतति विरचिता। तो यहाँ पे फिर उसकी जो 6 संख्या है और डलनाचार्य हमें समझाते हैं कि उसका कूर्चा नामकरण क्यों किया है। तो सबसे पहले समझेंगे कि कूर्चा जो है वह पेशी, स्नायु, धमनी, शिरा इनका सन्निपात है, इनका एकत्रीकरण है और उनसे कूर्चा बनती है। कूर्चा का अर्थ क्या होता है? कूंचा, या मराठी में हम उसको कुंचला कहते हैं, अंग्रेजी में ब्रश। सो ब्रश जैसे ब्रश के जो सारे पार्ट रहेंगे या ब्रिसल्स रहेंगे वो एकत्रित होते हैं, हाँ, और फिर उससे यह बनता है कूर्चा। ओके, अब मैं एक आकृति आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है? उसको पहले समझेंगे। तो ये आगे के श्लोक हमें बाद में देखने हैं, तो सबसे पहले हम समझेंगे कूर्चा क्या है। ये मैं आकृति आपको दिखाना चाहता था। देखिए यहाँ पे मणिबंध संधि की ये चित्र है और यहाँ पे चित्र में आप समझ सकते हो कि ये सभी एकत्रित यहाँ पे बाइंड किए हैं और ये सभी शिराएं हैं, स्नायु है, लिगामेंट्स है, वेसल्स है, ये सभी एकत्रित यहाँ पे किए गए और ब्रश समान इसके ये ब्रिसल्स है जैसे। तो ये कूर्चा का मतलब ब्रश जैसा जो अपीयरेंस आता है, तो रचनात्मक दृष्टि से उसकी समानता होने की वजह से इसको वह नामकरण दिया गया है। कूर्चा नाम स्नायु धमनी शिरा सन्निपात। तो ये विशेषता है मांस अस्थि शिरा स्नायु नाम जालक प्रभवा नाम। उनका जो अपीयरेंस आता है वह होता है जाल के समान या किसी मेष के समान उसका अपीयरेंस होता है। हारान चंद्र जी की टीका में वह स्पष्टतया लिखते हैं इसके बारे में कि स्नायु धमनी सन्निपातेषु एकैकाः स्नायु सन्निपाताः पंचसु ग्रीवा कक्षा वंशन भागेषु एकाः च। तो और फिर धमनी सन्निपात मेढ्रे दृश्यन्त इति उच्यते षड इति। तो हारान चंद्र थोड़ी स्पष्टतया वहां वहां के जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है या इंग्रेडिएंट्स है वह बताते हैं। प्रथम वर्ष में हमें उतना अपेक्षित नहीं है, इसीलिए हम वो उसको इकट्ठा समझेंगे कि ये जो है मांस अस्थि शिरा स्नायु इनका एकत्रित जो जाली समान स्ट्रक्चर मिलता है, जिसको ब्रश के अपीयरेंस मिलता है, उसको कूर्चा कहेंगे। ठीक है, वो 6 होते हैं नंबर में और कहाँ कहाँ होते हो? ग्रीवा यानी नेक रीजन में, कक्षा यानी आप उसको समझ सकते हो आर्म रीजन में या विशेषता शोल्डर जॉइंट की जगह, बंक्शन यानी हिप के रीजन में, और विशेषता है ये हो गए धमनी सन्निपात जो है वह विशेषतः मेढ्र में होता है। तो इसको नंबर को भी आसानी से हमने समझने की आवश्यकता है। तो नंबर जो है वह विशेषतः ये जो अभी हमने देखा कि हाथ में 2, पाँव में 2, ठीक है, ग्रीवा में 1 और मेढ्र में 1। तो इसी को हमने यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो कूर्चा को इन सिंपल हम एक ऐसा एकत्रीकरण माने जहाँ पे जाली का स्वरूप मिलता है। अभी आधुनिक जो भी मॉडर्न एनाटॉमी में चीजें बताई है, एपोनेरोसिस है, लिगामेंट्स है, इसको हम यहाँ पे इकट्ठा करते हुए नहीं देखेंगे क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। आगे जाते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर है कंडरा। तो कंडरा जो है वह स्नायु का ही, यानी जिसे मसल कहते हैं, तो स्नायु का ही जो एंड में आइदर ओरिजिन की जगह या इंसर्शन की जगह जो उसका इसके समान यानी रोप के समान जो कठिन भाग तैयार होता है उसे कंडरा कहा जाता है। तो सुश्रुत चारिस्थान 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में हमें इसका वर्णन मिलता है। मांस सीरा इस प्रकार से उसको आगे लेते लेते हुए समझेंगे हम। षोडश कंडराहा, तो यहाँ से उसकी शुरुआत होती है। तो ये 10वां श्लोक है, 11वां नहीं, उसको थोड़ा आप करेक्ट कर लीजिए स्लाइड में।
षोडश कंडरा तासां चतस्रः पादयो तावत्यो हस्तग्रीवा पृष्ठेषु तत्र हस्तपादगतानां कंडराणां नखा अग्रप्ररोवः ग्रीवा हृदय निबंधिनी नाम अधोगतानां मेढ्रं श्रोणी पृष्ठ निबंधिनीनाम अधोभागगतानां बिंबम मूर्धोः उरु वक्षो अंश पिंडादीनां च। अभी देखिए, कंडरा को स्पष्टतया निबंध संग्रह डलनाचार्य जी की जो टीका है वो स्पष्ट लिखते हैं। आप यहाँ स्लाइड में भी देखते हो कि कंडरा महास्नायु, कंडरा क्या है तो बड़ा जो स्नायु रहेगा उसे ही कंडरा कहते हैं। और उसपे टीका में फिर डिटेल्स वो बताते हैं कि ये जो षोडश कंडराएं जो है वो कहाँ कहाँ स्थित है। तो इसको एक्चुअली इस टॉपिक को समझना चाहिए कंडरा एवं उनके प्ररोह। प्ररोह यानी उनसे ही ओरिजिन होते हुए जो उसका पोर्शन रहेगा उसको प्ररोह कहा है। 16 प्रकार की कंडराएं होती है और वह कहाँ कहाँ स्थित है, 4 पैरों में। और 4 पैरों में ये जो है उतनी ही, यानी उतनी ही मतलब 4 हाथों में, ग्रीवा और पीठ में। ठीक है, यानी ये 4 स्थान हो गए, हाथ, पैर, ग्रीवा और पीठ। ठीक है, तो इन 4 जगह पे या 4 अवयवों में हम कहेंगे प्रत्येकी 4 ऐसे 16 कंडराएं शरीर में होती है, मानव शरीर में। और उसमें से हाथ में और पैर में यानी अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमीज में जो कंडराएं होती है उनके प्ररोह नख होते हैं। अब प्ररोह को क्या समझना है उसको आगे हम अंग्रेजी अनुवाद में देखेंगे। तो देखिए, वो प्ररोह जो है वो प्ररोह यानी टर्मिनल पॉइंट्स, उसके जो टर्मिनल पॉइंट्स रहेंगे, अग्र प्ररोह जिसे कहा है, वह नख में होंगे, यानी नख तक वो आते हैं। जैसे पैर को अभी इस चित्र में अगर हम समझे तो कंडराएं आती है और वह कहाँ खत्म होती है, उनका कहना है वो नख के नीचे। ठीक है, तो इस प्रकार से तो यहाँ आपको शायद 1 या 2 ही कंडराएं दिखेगी, लेकिन यहाँ आते आते हुए वो प्ररोह जो है वो अनेक हो सकते हैं। तो इस पद्धति को इसको समझेंगे। ग्रीवा और हृदय को बांधने वाली जो कंडराएं हैं वो किस प्रकार की होती है, तो ग्रीवा और हृदय को बांधने वाली कंडराओं के नीचे की और गए हुए प्रांत का प्ररोह जो है वो मेढ्र है। यानी ग्रीवा से लेके हृदय और फिर उनको बांधते हुए कंडराएं आगे जाती है वो मेढ्र तक, यानी आपके जेनाइटल ऑर्गन्स तक। तो इस प्रकार की रचना होती है। तो ये समझ लिया हमने। और यानी ग्रीवा के यहाँ पे जो कंडराएं 4 होती है वो किस प्रकार से बढ़ती है आगे या कहाँ लोकेटेड होती है उसके बारे में यहाँ स्पष्टतया बता दिया कि वो हृदय को बांधते हुए फिर मेढ्र तक यानी जेनाइटल ऑर्गन्स तक जाती है। आगे है श्रोणी और पृष्ठ को, श्रोणी यानी पेल्विक रीजन और पृष्ठ को यानी बैक रीजन, इनको बांधने वाली कंडराएं जो है वो नीचे की ओर गए हुए प्रांत का प्ररोह बिंब है। तो ये प्ररोह बिंब है, इन कंडराओं को ऊपर गए हुए प्रांत के प्ररोह जो है मस्तक, उरु, वंश और अंश पिंड है। तो ये जो बातें हैं जैसे मस्तक यानी हेड रीजन, उरु यानी जंघा है, ठीक है, जिसको हम थाई रीजन भी कहेंगे, वक्ष चेस्ट रीजन है या शोल्डर रीजन है, इनको कवर करते हुए जाती है। तो इसको अगर इस टीका को हम समझने की कोशिश करते हैं तो इसमें हम उसी का वर्णन निबंध संग्रह में देखते हैं जो आप सामने देख रहे हैं। लेकिन भाव प्रकाशकार कंडरा को स्पष्टतया बताते हैं, जैसा निबंध संग्रहकार भी लिख चुके हैं, कंडरा महत्याः स्नायवाः प्रोक्ताः कंडराः तातु षोडश। तो कंडराओं को हम अगर मॉडर्न एनाटॉमी के दृष्टि से देखें तो इसको हम टेंडॉन कह सकते हैं। और ये 16 टेंडॉन जो है वो भिन्न भिन्न जगह पे लोकेटेड जो है वो बताए। अभी देखिए,
महास्नायवाह ऐसा जब शब्द आता है तो डेफिनेटली ये टेंडॉन्स जो रहेंगे वो बिगर साइज के टेंडॉन रहेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये भी जो है वो टेंडॉन है। गैस्ट्रोनिमस जो मसल्स है, काफ मसल्स है, वह एकत्रित आते हैं और फिर ये टेंडॉन बनता है इस पद्धति से। ओके, तो ये हो गया टेंडो कैल्केनियस। तो यहाँ पे एक उदाहरण के लिए मैंने आपके सामने ये चित्र रखा है। तो इनको अगर षोडश संख्याओं को अगर समझे तो एक एक पैर में दो, ठीक है, यानी एक पैर में दो और दूसरे पैर में दो, ऐसी टोटल हो गई चार। एक एक हाथ में फिर दो दो, यानी लेफ्ट हैंड में दो और राइट हैंड में दो, इस प्रकार से पीठ में चार है और फिर ग्रीवा में चार। अभी प्ररोह यह शब्द जो आया है तो देखिए उसके दो भाग प्ररोह के हम समझे, जिसे हम ओरिजिन और इंसर्शन कहते हैं ना, उस भाषा में हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। प्ररोह अग्र प्ररोह भी होता है और अंतिम भाग भी होता है, ठीक है, यानी नखा प्ररोह यानी नखों का प्रांत जिसमें वह इंसर्ट होते हैं, तो नखा प्ररोह इसका अर्थ हमने समझना चाहिए कि दे आर इंसर्टेड, यानी वहां पे वो समाप्त हो जाते हैं नख के बेस में, यानी नेल के बेस में। तो संक्षेप में हम यह तात्पर्य कर सकते हैं कि हाथों और पैरों की जो कंडराएं हैं उनका निवेश जो है यानी इंसर्शन जो है वो नखों के समीप होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कंडराओं का जो अंतिम भाग है उससे ही नख उत्पन्न होते हैं। नख जो है वो मल है और वो स्वतंत्र अस्थि धातु का मल है, उसका कंडराओं के साथ कुछ संबंध नहीं है, ठीक है। आगे जो शब्द आता है मेढ्रम, तो मेढ्र यहाँ पे जो शब्द है, तो मैंने जैसा आपको बताया इसलिए मैंने वहां पे उल्लेख किया मेढ्र तक जाती है, यानी मेढ्र का शब्दशः अर्थ जो होता है वो पेनिस होता है। लेकिन यहाँ पे केवल पेनिस न लेते हुए स्त्री शरीर को भी हमें समाविष्ट करना पड़ेगा और इसलिए स्त्री शरीर का विचार करके पुरुष शरीर विचार करके इसको जननेन्द्रिय वाचक ऐसा शब्द जानना चाहिए और इसलिए वो प्यूबिक रीजन तक आते हैं, ऐसा हम इसको समझ सकते हैं। आगे जाते हैं, बाकी जो ग्रीवा में होते हैं या फिर पृष्ठ में होते हैं वो आसानी से हम समझ सकते हैं। अभी यहाँ पे जो पूर्व शब्द आया है, ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रीवियस फंक्शन आज प्ले नहीं हो रहा है स्लाइड का, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है, इसको हम समझेंगे दोबारा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो बिंब शब्द आया है, इस बिंब शब्द का अर्थ हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बिंब जो शब्द है, बिंबम श्रोणी बिंबम ऐसा अर्थ लेना चाहिए, टीका में से उसको कहा है। तो बिंब जो है वो श्रोणी बिंब है, यानी श्रोणी क्या है, फिर पेल्विक गर्डल जो होता है उसको श्रोणी कहते हैं। इसका अर्थ जो है हारान चंद्र स्पष्ट बताते हैं, वह क्या करते हैं, बिंबम इस शब्द के बदले वो बिंब शब्द का प्रयोग करते हैं और इसका अर्थ वो बताते हैं सछिद्र विकस्थी, ठीक है। सछिद्र जो त्रिकास्थी होता है उसको, यानी सैक्रल रीजन और सैक्रम बोन, इसको वह बिंब बताते हैं हारान चंद्र जी। एनीवे, तो इसको समझेंगे कि ये श्रोणी और पीठ की कंडराएं जो है उनका निवेश पेल्विस में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको और कुछ इसका विस्तार बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन समय का हमें ध्यान रखना पड़ेगा और इसलिए ये जो श्रोणी का चित्र दिया है इसी दृष्टि से दिया है कि वो जो 16 कंडराएं होती है वो किस प्रकार की होती है। तो दो हाथ में, लेफ्ट में दो राइट में दो, यानी चार हो गई। फिर पैर में, लेफ्ट पैर में दो राइट पैर में दो, ये हो गई चार, टोटल हो गई आठ। फिर आते हैं वो ग्रीवा की ओर और पृष्ठ की ओर, ग्रीवा की चार होती है और पृष्ठ की चार होती है, ठीक है। इतना कम से कम हमने ध्यान देना चाहिए कि 16 कंडराएं हैं और कंडरा ये जो है वी कैन कंपेयर इट विथ स्पेशली tendons with the modern anatomy. It can be comparable with tendon structure which is described in modern anatomy. उसके बाद दूसरी परिभाषा, सॉरी तीसरी परिभाषा आती है। पहले हमने क्या परिभाषा देखी आज,
कूर्चा, दूसरी देखी कंडरा, अभी तीसरा देख रहे जाल। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में ये प्रश्न हमेशा आपको फर्स्ट पेपर के एलक्यू के तौर सॉरी एसक्यू के तौर पे और 5 मार्क के एसक्यू के तौर पे, तो आप इसको चित्र भी निकाल के समझा सकते हैं। उसकी व्याख्या लिखना आवश्यक है। जो भी परिभाषा आपको पूछी जाएगी सबसे पहले उसकी व्याख्या आएगी। अगर टीका में से आप उसका कुछ अंश लिख सकते हो तो और भी अच्छा है। उसका जो स्पष्ट मत दिया है, जैसे कंडरा महास्नायवा, ये निबंध संग्रह में भी व्याख्या आती है और भाव प्रकाशकार भी उसको वैसे ही समझाते हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं, इसको अगर ध्यान में रखें तो ठीक रहेगा। फिर वो कंडराओं की संख्या आप लिखोगे और फिर कौन सी कंडराएं कहां से कहां तक होती है, और इट कैन बी कंपेरेबल विद द मॉडर्न एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर टेंडन। तो इस पद्धति से अंत में हम उसका इंटरप्रिटेशन हो सकता है, इस पद्धति से हमें उल्लेख करना आवश्यक है। उसके बाद तीसरा स्ट्रक्चर आता है, उसे कहते हैं श्रुत शारीर स्थान 5वें अध्याय में जाल नामक वो स्ट्रक्चर आता है। तो ये एनाटॉमिकल जो परिभाषा है, आयुर्वेदिक एनाटॉमी कहेंगे हम, उस टर्मिनोलॉजी में जाल समझने की कोशिश करेंगे। मांस सीरा स्नायु अस्थि जालानि प्रत्येकम चत्वारि, यानी मांस जालानि चत्वारि, सीरा जालानि चत्वारि, स्नायु जालानि चत्वारि, अस्थि जालानि चत्वारि। यानी मांस जाल 4 होते हैं, सीरा जाल 4, स्नायु जाल 4 और अस्थि जाल 4। ऐसे वो टोटल फिर हो गए 16। तानी, वहां पे लोकेशन देखिए अभी कैसे बताए हैं, ये प्रकार हो गए 16 जो है वो कौन कौन से हैं। अभी इसको स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की तौर भी हम देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मर्म में भी प्रकार बताए हैं, वहां पे रचनात्मक प्रकार है, परिणामानुसार प्रकार है। वैसे ही ये जो जाल के प्रकार यहाँ पे वर्णन किए हैं वो रचनात्मक प्रकार की दृष्टि से है। वहां कौन सा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, इंग्रेडिएंट है प्रधान, ठीक है। तो प्रधान जो स्ट्रक्चर रहेगा उसके अनुसार ये प्रकार बताए। तानी मणिबंध यानी रिस्ट में होते हैं, गुल्फ एंकल जॉइंट में हो गए, संश्रितानी, ठीक है, परस्पर निबद्धानी यानी वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, परस्पर गवाक्षितानि च इति, यही गवाक्षितम इदम शरीरम। तो ये गवाक्षित शब्द का जो अर्थ है उसको हम समझेंगे। तो तात्पर्य इस 12वें श्लोक का जो है वो किस प्रकार से होगा देखिए। अभी कुछ अध्याय में कुछ जो पुस्तक है या प्रकाशक है उसमें हमें ये संख्याएं भिन्न भिन्न मिल सकती है। जैसे एक वर्जन में हमें ये सुश्रुत शारीर स्थान 11वां श्लोक मिलता है और एक वर्जन में ये 12वां श्लोक है, तो इसको थोड़ा बहुत हम समझ सकते हैं। लेकिन ये सभी सूत्र जो है वो सुश्रुत शारीर स्थान 5वें अध्याय से है। तो मांस, सिराएं, स्नायु, अस्थियां, इनके प्रत्येक के जाल 4-4 है। ये मणिबंध, गुल्फ इनमें आश्रित होते हैं और परस्पर बंधे हुए होते हैं, परस्पर निबद्धानी, एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। आगे शब्द आया है परस्पर गवाक्षितानी। एक्चुअली गवाक्ष शब्द का अर्थ जो होता है वो छिद्र इस प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पे गवाक्षित का अर्थ है, एक विशिष्ट अर्थ है, उसको हम समझेंगे। तो निबद्धानी का अर्थ है जुड़े हुए, इन्हीं से ये समस्त शरीर गवाक्षित हुआ है, यानी यही गवाक्षितम इदम शरीरम। तो गवाक्षित का यही गवाक्षितम इति, आगे आप रेड कलर में निबंध संग्रह की टीका देख सकते हैं। विरचित निरंतर जालकाकार रंध्र रंध्रणी कर परिकलितम इति अर्थाः, यानी इसका अर्थ जो गवाक्षित का हो जाता है वो हो जाता है मांस, सिरा, स्नायु, अस्थियां आपस में इस तरह अनुप्रविष्ट होती है जहां पर इसका संयोग होता है और वह स्थान जो है छिद्रित हो जाता है। तो गवाक्ष का अर्थ जो है वो छिद्रित या छिद्र, होल, ऐसा ही है। गवाक्षितम इदम शरीरम, इसका अभिप्राय हम अगर जाने, यदि आप ये समझे दो बनिबंध और दो एंकल जॉइंट जो है इनके स्थान बताए गए हैं, तथापि यहाँ पे मुख्यतः उसके दो ही स्थान बताए। देखिए संख्याएं बता दी 16, प्रत्येकम चत्वारि, लेकिन यहाँ पे स्थान बता दिए मणिबंधा और गुल्फ संश्रितानी,
यानी रिस्ट जॉइंट और एंकल जॉइंट। यहाँ सिर्फ दो स्थानों का उल्लेख किया है, लेकिन आगे वो बताए यही गवाक्षितम इदम शरीरम। इससे आप समझे, क्योंकि सीरा स्नायुवादी अंग जो है, जो आपस में जुड़े रहते हैं, एक दूसरे में अनुप्रविष्ट होते हैं, और वहां पे एक जालीदार जालकाकार रंध्र बना देते हैं, यानी जाली के समान स्ट्रक्चर वहां पे बना देते हैं, और उसको ही यहाँ पे जाल कहते हैं। ठीक है, जालीदार स्ट्रक्चर को ही जाल बना देते हैं। जाल कहा है, संज्ञा दी है, परिभाषा दी है, और यही गवाक्षितम इदम शरीर। यहाँ पे दो स्थानों का उल्लेख किया है, लेकिन वह संपूर्ण शरीर में इस प्रकार का जाल उत्पन्न कर देती है, या जाल से संपूर्ण शरीर जो है वो बंधा हुआ है। ठीक है, तो जाल जो है उसको अगर हम समझे, तो ये एक प्रकार का इंटर रिलेटेड नेटवर्क है, जिसे हम रेटिकुलेटेड एंड पोर्ड स्ट्रक्चर भी कहेंगे। और ये संपूर्ण शरीर जो है, यानी एक ही सूत्र में बांधने के लिए ये जाल जो है कार्य करता है, ऐसा है। डल्हनाचार्य जो उसकी व्याख्या बताते हैं, जो अभी हमने देखी, वो किस प्रकार का है? वह शरीर जो है वो जाल के समान है, और उसको रेटिकुलर और परफोरेटेड, इस प्रकार से वो डल्हनाचार्य निबंध संग्रह व्याख्या में बताते। मेरे यहाँ ये चित्र विभिन्न दिखाने का आपको गुल्फ संधि है या फिर मणिबंध संधि है, इसको दिखाने का उद्देश्य एक ही है। देखिए, तो जाल जो होते हैं वो मांस से बने हुए होते हैं, सिरा से बने हुए होते हैं, स्नायु से बने हुए होते हैं, अस्थि से बने होते हैं, और इस प्रकार की वो छिद्रमय रचना करते हैं। ठीक है, और एक दूसरे को जोड़े बंधे रहे, परस्पर निबद्धानी, ऐसे होते हैं। तो ये भी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये आर्टरी का स्ट्रक्चर का फिगर लिया है। यहाँ पे देख सकते हो आप, मसल्स भी है, लिगामेंट्स भी है, बोन्स भी यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जाल का ये मतलब है, इट इज अ रेटिकुलर एंड परफोरेटेड स्ट्रक्चर इन शॉर्ट। चाहते हैं अगली परिभाषा की ओर, उसको अस्थि संघात ऐसे कहा जाता है। अभी संघात इस शब्द का अर्थ है आघात, यानी ट्रॉमा, परंतु यहाँ पे संघात ऐसा शब्द है, और संघात शब्द का अर्थ हम जानेंगे एकत्रीकरण। तो वो क्या है, अभी उसको पहले हम श्लोक को पढ़ेंगे और फिर आगे जाएंगे। तो संघात का देखिए कैसे बताया है, चतुर्दश अस्नाम संघाता, यानी 14 प्रकार के अस्थियों में, अस्नाम अनेक वचन है, संघाता यानी एकत्रीकरण है। और वो फिर अभी 14 संख्या जो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो आगे बताते हैं सुश्रुताचार्य। तेषाम त्रयो, तीन जो है वो गुल्फ जानु वंशन, एक एक होती है। एतेन इतर शक्ति बाहुच व्याख्यात त्रिक शिरसोह एकैकः। तो यहाँ पे वो स्पष्ट हड्डियों का जो संघात है, अस्थियों का जो संघात है, या बोन्स का स्ट्रक्चर हम कहेंगे, एकत्रीकरण जो है वो 14 संख्या में बताए हैं। और वह विशेषतः गुल्फ यानी एंकल जॉइंट में, जानू यानी नी जॉइंट में, वंक्शन यानी हिप जॉइंट में तीन होते हैं, और दूसरे जो है वह पैर का और दोनों हाथों का भी यहाँ पे व्याख्यान किया गया है। ठीक है, और त्रिक पर एक और शिर पर एक। ठीक है, तो गुल्फ जानु वंक्शन यहाँ पे हो गए तीन। शक्ति बाहु, शक्ति यानी जंघा प्रदेश, थाई रीजन, और वहां पे बाहु यानी दोनों हाथ, तो दो जंघाएं और दोनों हाथ। ठीक है, इस प्रकार से। और त्रिक में यानी सैक्रल रीजन में, और शिर में एक एक। तो अभी ये संख्या जो है, संघात जो है वो समझेंगे। संघात का अर्थ शब्दशः अगर हम करेंगे, तो दो से अधिक अस्थियां जब एकत्रित आती है, यानी इसे हम एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स जॉइंट भी कह सकते हैं, उसे संघात कहा है, या कंपाउंड जॉइंट। तो गुल्फ में उसको किस प्रकार से बताया है, देखिए, यानी एंकल जॉइंट में। तो गुल्फ, कुरपर, जानू, वंशन, मणिबंध, स्कंध, त्रिक और शिरस यानी हेड, ये
टोटल हो गए हमारे 14। ओके, तो वह किस किस पद्धति से है, अगर उसको हम समझे तो आसानी से हमें ध्यान में आएगा। तो पहले चित्र की ओर ही जाते हैं और फिर आगे उसको ले जाएंगे। तो ये गुल्फ का चित्र आपके सामने रखा है, इसको समझते हुए आगे हम जाएंगे। तो सबसे पहले गुल्फ संधि में तथा उसका जो समीवर्ती छोटी छोटी हड्डियां हैं उनको एकत्रित कर लिया आप। तो देखिए यहाँ पे टार्सल्स बोन रहती है, आपको पता है लोअर एंड ऑफ फिब्यूला एंड लोअर एंड ऑफ टिबिया है, टार्सल्स बोन्स है, फिर कार्पल बोन्स भी, सॉरी वहां पे मेटाटार्सल्स भी आती है, और इस प्रकार से वहां पे टोटल हो जाती है 9 हड्डियां। तो आगे जानू में अगर जाएंगे, घुटने में जाएंगे आप नी जॉइंट में, तो वहां जंघा की और 2, ठीक है, और फिर उरु की 1, यानी अपर एंड ऑफ द टिबिया, अपर एंड ऑफ द फिब्यूला, और फिर लोअर एंड ऑफ द फीमर। इस प्रकार वहां पे भी 2 से अधिक अस्थियां आती हैं। वंशन की ओर अगर आप जाएंगे, वंशन क्या है, तो हिप जॉइंट। तो वंशन की ओर आप जाएंगे तो इसको अगर समझे तो उरु की यानी फीमर से और हेड जो आता है वह एक हो गया। फिर स्वतः जो पेल्विक बोन है वो 3 हड्डियों से बना हुआ है, ठीक है। इस प्रकार वहां पे 4 हड्डियां कम से कम एकत्रित होती है। रिस्ट जॉइंट में दोबारा हम देखें तो रिस्ट जॉइंट में कार्पल बोन्स है, ठीक है। तो 4 कार्पल बोन्स हो जाती है पहले लाइन, टोटल तो 8 होते हैं। फिर वो 8 कार्पल बोन्स, फिर रेडियस का डिस्टल एंड, अल्ना का डिस्टल एंड, इस प्रकार वहां पे टोटल 10 अस्थियां एकत्रित आ जाती है। वैसे ही आप एल्बो जॉइंट को समझे, वैसे ही आप शोल्डर जॉइंट को समझे, आप त्रिक प्रदेश को भी समझ सकते हो, यानी सैक्रल रीजन को, वहां पे भी कितनी हड्डियां होती है। शिरप प्रदेश में भी टोटल अगर आप इकट्ठा करें तो 15 हड्डियां टोटल आती है। और इसका ही वर्णन सुश्रुतशास्त्रान अध्याय 5 में ही 33वें श्लोक में आती है। तो अस्थि संघात जो है इसको हम कंपाउंड जॉइंट या कॉम्प्लेक्स जॉइंट जैसा समझ सकते हो, जहां पे 2 से अधिक अस्थियां एकत्रित होती है। आगे जाते हैं सीमंत। आगे की परिभाषा है सीमंत। तो सीमंत जो है वो मर्म भी है। सीमंत हमने इसके पहला जो आयुर्वेदीय शारीर का लेक्चर था, क्या था उसका, संधि शारीर। तो संधि शारीर में भी हमने इमूवेबल जॉइंट के तौर पे चल संधि, अचल संधि या स्थिर संधि, तो स्थिर संधि प्रकार में हमने इसको देखा था। तो सीमंत जो संज्ञा है या परिभाषा है वह सुश्रुत शारीस्थान 5वें अध्याय के 17वें श्लोक में आती है। चतुर्दश एव सीमंताः, पुनः उसके जो प्रकार है वो या संख्या है वो 14 बताई है। ते च अस्थि संघात वत गणनीयाः, उनको कैसे समझना चाहिए, तो अस्थि संघातवत, वत यानी उसके जैसा, उसके समान। तो उसको कैसे समझे, अस्थि संघात जैसा समझे। तो सीमंत 14 है और उसको अस्थि संघात के समान ही गिनना चाहिए, क्योंकि आगे क्या बताया है देखो, ये ही उक्ता संघाताः ते खलु अष्टादशैक दशैक ऐशाम। तो जिसको संघात अभी हमने कहा है, उन्हीं से सीमंत, उन्हीं से युक्त सीमंत होते हैं, यानी उन्हीं से संबंधित होते हैं। और कुछ आचार्य जो है खलु अष्टादशैक ऐशाम, कुछ आचार्य जो है उनको 14 न मानते हुए अष्टादश यानी 18 मानते हैं। तो ये दूसरा एक जो मत है वो भी यहाँ पे प्रदर्शित किया है। अभी देखिए सीमंत की व्याख्या डलहनाचार्य स्पष्ट यहाँ पे करते हैं, संघाता सीविता, और वह व्याख्या वो बताते हैं भोज से। निबंध संग्रह की टीका आप ब्लैक लाइंस पे देख रहे हो, यहाँ पे देखिए तो भोज जो राजा थे उनका मत यहाँ पे उद्धृत किया है, संघाता सीविता, या भोज नामक विद्वान कहेंगे, हम इतिहास में ज्यादा नहीं जाएंगे। तो संघाता सीविता यही तु सीमंता तान प्रचक्ष्महे, भोज राजा क्या कहते हैं, यही तु सीमंता तान प्रचक्ष्महे इति,
तो इसको सीवन और सीमंत यानी सूचर जो है, सीवन ऐसा भी शब्द आता है, ये पाठभेद भी है आगे जाके। तो इसको ही सीवनी के तौर पे कुछ लोग बोलते हैं। तो लेकिन संघात जो है वो सीविता है, और सीवनी या सेवनी नाम से आगे आएगा, दैट इज डिफरेंट। ओके, तो ये सूचर के जैसा है। आगे जाते हैं, वह जो संख्या बताते हैं एके शाम, तो सीमंता द्विगुणा नव, अष्टांग हृदय का एक मत भी यहाँ पे उल्लेख किया है। तो इसको और डिटेल समझते हुए अभिप्राय ये जानेंगे, सिर के संघात के बदले यहाँ पे 5 सीमंत लेकर बाकी 13 संघात जो है वो पहले की तरह लेना सही रहेगा। यानी जो पहले हमने थोड़ी देर पहले चतुर्दश संघाते, चतुर्दश अस्नाम संघाता, अस्थि संघात 14 देखे, तो यहाँ पे शिर एक प्रदेश और यहाँ आया है, और शिर के जो 5 संघात यानी सीमंत जिसे सूचर्स कहेंगे, उसको अगर हम जोड़ेंगे तो अष्टादश संख्या जो है वो आ सकती है उसी प्रकार से। तो 14 एवं 5 19 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे संख्या जो आई है वो 18 आई है। ठीक है, तो यहाँ पे भिन्न भिन्न मत दिखे, देखिए आप अंग्रेजीकरण यहाँ पे स्लाइड में। भोज जो है वो कहते हैं सीमंत सूचर है, और वो कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, तो संघात यानी जहाँ पे 2 से ज्यादा अधिक अस्थियां एकत्रित होती है। इंदु जो अष्टांग संग्रह के टीकाकार है, वो बताते हैं कि ये जो सीमंत है वो दिखाई नहीं देते। ओके, वो यानी बाहरी तौर पे, बाहर से, त्वचा के बाहर से वो दिखाई नहीं देते। जैसे कि स्कल में जो सजाइटल सूचर, कोरोनल सूचर, लैम्ब्डॉइड सूचर होते हैं, वो नहीं दिखाई देते। वाग्भट इनकी संख्या जो है वो 18 बताते हैं, क्योंकि और उनमें से 5 जो है वो शिर में होते हैं, ऐसे बताते हैं। तो सूचर्स को ही सीमंत हम कहेंगे प्राधान्यतः, लेकिन यहाँ पे उनकी संख्या 5 ही मिलती है। कोरोनल सूचर, ठीक है, ये लैम्बडॉइड सूचर, तो इसके दो दो भाग समझे, लैम्बडॉइड के 2, कोरोनल के 2, लेफ्ट और राइट, और ये हो गया सजाइटल सूचर, ये 5 हो। ठीक है, तो ये 5 सूचर जो है इनको आपने यहाँ पे इकट्ठा लेना है, अस्थि संघात को ही 5 जोड़ के फिर उसको हम सीमंत समझेंगे। आगे जाएंगे सीवनी। तो कुछ लोग सीमंत और सेवनी सेम है ऐसे बताते हैं, ऐसे नहीं, सीवनी और सेवनी ये शब्द एक है। तो सीवनी जो है वो एक प्रकार की लाइन है, और वह लाइन जो है वो जिगजैग जैसे नहीं, लेकिन सूचर जैसे। सेवनी शब्द का ही अर्थ जो है, संस्कृत शब्द का अर्थ सूचर ही होता है, स्टिच जैसा ही अपीयरेंस वहां पे हो रहता है, लेकिन वो स्किन फोल्ड जैसा हमने समझना चाहिए। तो इसको सुश्रुत की ही भाषा में अगर समझे तो ठीक रहेगा। ये सीवनी परिभाषा हम देख रहे हैं, सप्त सेवन्याः शिरसि विभक्ताः पंच जिह्वा शेफसोः एकैकाः ताः परिहर्तव्या शस्त्रेण। तो वहां पे शस्त्र कर्म या छेद लेते हुए वहां पे बिल्कुल नहीं लेना है इस स्थान पे, ऐसा सुश्रुताचार्य यहाँ पे प्रिकॉशन हमें समझाते हैं, सावधानी बरतने के लिए कहते हैं। सेवन्याः और पाठभेद सीवन्याः ऐसा है। तो डलनाचार्य भी इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालते हैं, तो सूचर ही है ये, और वह 5 जो है वो शिर में और एक जिह्वा में और एक शेफ में यानी पेनिस में रहती है, इस प्रकार की वो संख्या बताते हैं 7। ठीक है, 5 शिर में है। तो इनको इंजुरी या इंसिजन लेते वक्त हमने यहाँ पे ध्यान रखना है, ऐसे प्रिकॉशन भी बताते हैं। तो यहाँ पे फिर अस्थि संघात जो है उसको सीमंत भी कहा है, वहां पे भी गणना की है, और सेवने में भी गणना की है। ठीक है, तो 5 ये हो गए। ये फ्रेनिलम जो है, जिह्वा के नीचे आप अगर एक लाइन समझे तो वो फ्रेनिलम जो है ये सीवनी समझ सकते हैं, जो जिह्वा स्थित बताई है। ठीक है, अब सातवीं जो है वो पेनिस के नीचे होती है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, देखिए फ्रेनिलियम आया, फिर ये राफे यानी स्किन फोल्ड जो है यहाँ से लेके फिर पेरिनियल रीजन में यहाँ तक वो राफे आता है।
तो ये पूरी सीवनी है, तो इसको एक ही संख्या में समझना चाहिए। तो ऐसे इस प्रकार की ये सप्त सेवन्याः हो जाती है। आगे का स्ट्रक्चर है रज्जु। तो रज्जु को कैसे जानेंगे? तो रज्जु बहुत महत्यो मांस रज्जवाः चतस्राः। तो उसके आगे श्रुताचार्य बताते हैं पृष्ठवंशम उभयताः पेशी निबद्धनार्थम द्वे बाह्ये आभ्यंतरे च द्वे। तो पृष्ठवंश से संबंधित जो महत्यो मांस रज्जवाः यानी मांस पेशियों के जो महत्यो यानी आकार में बड़े रज्जु समान यानी रोप लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो कितने हैं? तो चतस्राहा यानी वो 4 बताते हैं। तो ये रज्जु शॉर्ट में कहेंगे मांस रज्जु, ऐसी भी परिभाषा इसको है, रज्जु परिभाषा भी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। तो बड़ी मांस रज्जुएं जो है वो 4 है। पृष्ठवंश के दोनों ओर पेशियों को बांधने के लिए 2 भीतर और 2 बाहर होते हैं। तो गयदास जो है वो टीका में इसी प्रकार से बताते हैं, उसी शब्द को महत्यो मांस रज्जवाः चतस्राः चतस्राः पृष्ठवंशम उभयता इति अष्टौ प्रतिपादयति। गयदास का मत ऐसा है, गयदास आचार्य जो है उनका मत है इनकी संख्या 4 नहीं 8 होनी चाहिए। वो क्योंकि पृष्ठवंश के उभय मतलब दोनों बाजू को है, लेफ्ट साइड और राइट साइड को, या आप इसको ऐसा समझते हैं बाहर की तरफ यानी पीठ की तरफ 2 पोस्टीरियर साइड को, और एंटीरियर साइड को यानी जो भाग चेस्ट की ओर है या एब्डोमेन की ओर है वहां पे 4, ऐसा 8 समझना चाहिए, ऐसा गयदास आचार्य का मत है। लेकिन निबंध संग्रहकार जो है वो उसी प्रकार से 4 ही बताते हैं। ठीक है, पृष्ठम उभयत इति अष्टौ प्रतिपादयति, ये जो गयदास का मत है उन्होंने यहाँ पे प्रदर्शित किया है। तो इसको और थोड़ा प्रकाश डालेंगे इसकी ओर। तो मांस रज्जु जो है वो किस प्रकार से 8 होते हैं या 4 होते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करें। तो मांस रज्जु यानी रज्जु सम, रज्जु क्या है? तो ये डोरी या रस्सी के आकार का रहता है, तो उसके समान कठिन रहेगा और जो तंतुओं से बना हुआ होगा, यानी वहां पे जो फाइबर्स रहेंगे तो असंख्य मसल फाइबर्स रहेंगे या मसल के बने हुए तंतुओं से बने हुए, इसलिए उसको मांस रज्जु कहा है। और ये मांस रज्जु है वो पृष्ठवंश की दोनों तरफ यानी वहां पे उसको लॉन्गिसिमस और स्पाइनैलिस और इलियोकोस्टैलिस, इन पेशियों की रचना जो है इनको हम यहाँ पे समझ सकते हैं मांस रज्जु जैसा। तो देखिए मेरे को जो इस पे रिसर्च करते हुए या रिव्यू करते हुए जो स्ट्रक्चर या आकृतियां दिखी वो मैंने आपके सामने यहाँ पे स्लाइड में प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि ये पृष्ठवंश के है, यानी ये पीछे का पोस्टेरियर व्यू है, और जो वर्टिब्रल कॉलम है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये स्ट्रक्चर रहेगा। तो दलनाचार्य या सुश्रुताचार्य बताते हैं 2 इस बाजू है और 2 इस बाजू है। एक 2 अर्थ हुए राइट लैटरल या लेफ्ट लैटरल, ठीक है, राइट लैटरल और लेफ्ट लैटरल, या इसका अर्थ ऐसा भी होगा 2 पोस्टीरियर को हो गए और 2 उस तरफ हो गए, तो ये हो गए टोटल 4। या गयदास का मत का विचार हम करें तो 4 इस बाजू पोस्टीरियर साइड को है और 4 यहाँ पे, क्योंकि वो उभयत ऐसा अर्थ बताते हैं। तो मांस रज्जु के बारे में आचार्य घाणेकर जी जो है उन्होंने भी डायरेक्टली इन मसल टिश्यू के नाम लेते हुए उस विषय को रखा है। वो कहते हैं लॉन्जिसेमस, स्पाइनैलिस और इलियोकोस्टैलिस, इन मसल्स को अगर आप इसकी रचना देखें तो आप इसको समझ सकते हैं मांस रज्जु। तो मैंने और कुछ आकृतियां निकाली है, जैसे यहाँ पे एंटीरियर व्यू देखेंगे आप और ये लैटरल व्यू है। तो एंटीरियर व्यू में और लैटरल व्यू में दोनों को आपको यहाँ पे देखिए, एंटीरियर लॉन्जिट्यूडल लिगामेंट, लिगामेंटम फ्लैमम, यहाँ पे
इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट, ठीक है, पोस्टेरियर लॉन्जिट्यूडिनल लिगामेंट, इंटरस्पाइनस लिगामेंट, सुप्रास्पाइनस लिगामेंट। तो इस पद्धति से इनको मांसरज्जु को लिगामेंट्स जैसा समझना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आगे की परिभाषा को जाते हैं हम, और वह है स्नायु। तो यह बहुत पॉपुलर ऐसी परिभाषा है, क्योंकि हमें ओरिजिन और इंसर्शंस और मसल्स कहाँ कहाँ कौन कौन से होते हैं उनको ध्यान रखते रखते हुए हमारे पसीने छूट जाते हैं। लेकिन इसको बार बार हम देखेंगे तो हम मसल्स के जो पोजीशंस है, उसकी साइज, शेप, लोकेशन, टाइप सभी जान सकते हैं। ठीक है। हाँ, आयुर्वेदीय शारीर देख रहे हैं, उसको ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे और आयुर्वेद की ही परिभाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो स्नायु, ये परिभाषा आप समझ सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण पहली परिभाषा सुश्रुत सूत्रसाम 25वें अध्याय में से है, शनज क्षौम सूत्राभ्याम स्नायुवा बालेन वा पुनः। तो इसका अर्थ क्या होता है कि स्नायु जो है वो स्ट्रिंग लाइक फाइबर स्ट्रक्चर है, और वह जो है वो उपधातु है। ठीक है। तो उपधातु किसका है? तो शनाकार, डलनाचार्य जी बताते हैं, शनाकार उपधातु विशेषाः। तो स्नायु जो है वो शनाकार है, येन धनुषि न ही अंते। तो ये जो शनाकार, उसकी जो रचना होती है वह उस प्रकार से होती है, और उपधातु का यह विशेष है, यानी उपधातु है। स्नायु किसका उपधातु है? आगे अगर हम समझेंगे तो विशेषतः लेपन मांस धातु का जो कार्य है वह विशेषतः अस्थि और मेद का लेपन करता है, या उनको अस्थि को लेपन करता है प्रधान्यतः। और विशेषतः वो सीरा और स्नायु जो है वो मेद धातु का निर्माण जब होता है तब उस वक्त तो मेद धातु के मेदो वह स्रोतस के पचन के वक्त उपधातु स्वरूप सीरा एवं स्नायु की निर्मिति होती है। ठीक है। तो आगे जाएंगे, उनका जो स्नायु का जो निर्माण हुआ है वो अनेक इलास्टिक फाइबर से हुआ है, ये भी आपको पता है। तो ये सभी स्नायुओं को और हम आज नहीं देखने वाले, आप चिंता मत कीजिए, केवल आपको दिखाने के लिए या समझने के लिए ये आकृति मैंने सामने रखी थी। तो शन जो है, क्षौम जो है, ये वृक्ष है या वनस्पतियां हैं। उनके अगर आप ये देखें, ब्रांचेस देखें, तो उसमें से अनेक थ्रेड्स निकलते हैं। उसी प्रकार से स्नायु जो है अनेक इलास्टिक फाइबरस मटेरियल जो है, प्रोटीन मटेरियल खास से उसके, तो उससे स्नायु बनता है। ठीक है। यानी इसको मांसपेशी इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं कि मसल बेली जो है वो मांस प्रायः कहलाता है, और स्नायु जो है वो संबंध जो पदार्थ है उसको ही स्नायु कहा जाता है। तो आगे जाते हैं, 31वें और 32वें श्लोक में जो है उसके ऊपर और कुछ विस्तार से लिखी गई बातें हैं, उनको हम समझेंगे। 31 और 32वें श्लोक में सुश्रुताचार्य हमें यह स्पष्टतया इसका स्वरूप समझाते हैं स्नायु का। तो वो किस प्रकार के होते हैं वो समझाते हुए वो आगे रखते हैं बात। देखिए, प्रतानवत्याः शाखासु, प्रतानवत्याश शाखासु, इस पद्धति से वो बताते हैं। एक मिनट। प्रतानवत्याः शाखासु सर्वसन्धिषु च अपि अथ वृत्तासु कंडरा सर्वा विदनेयाः कुशलैः इह। और
फिर आगे वह बताते हैं आम पक्वाशयांतेषु बस्तौ सुशिरा खलु पार्श्व उरसी तथा पृष्ठे प्रतुलाश्च शिरसि अथ। यानी उसके भिन्न भिन्न प्रकार वो बताते हैं। प्रतानवत होते हैं और प्रतानवत शाखा में यानी एक्सट्रीमिटीज में होते हैं, संधियों में होते हैं विविध। वृत्त जो रहते हैं यानी वर्तुलाकार आकार वाले जो रहते हैं वह सर्वत्र होते हैं। और विशेषतः आमाशय, पक्वाशय, बस्ती यहाँ पे सुषिर प्रकार के स्नायु रहते हैं। और पार्श्व प्रदेश में यानी बैक रीजन में और उरसी यानी चेस्ट में या चेस्ट रीजन में, ठीक है। पार्श्व यानी लैटरल रीजन, पृष्ठ नहीं, सॉरी बैक रीजन नहीं, पार्श्व यानी लैटरल रीजन, लेफ्ट लैटरल और राइट लैटरल। चेस्ट रीजन में यानी सामने से बताते हैं और पृष्ठ में पृथुल आकार के होते हैं। और शिरसे यानी अपने क्या बोलते हैं उसको, हेड में भी, हेड रीजन में भी, सर में भी उसी प्रकार से रहेंगे, ठीक है। तो ये स्नायु के जो है वो भिन्न भिन्न टाइप बताए हैं और विशेषतः 4 प्रकार यहाँ पे बताए हैं। स्नायु चतुर्विधा, इस प्रकार से वो बताते हैं कि स्नायु 4 प्रकार के होते हैं। विद्या तास्तु सर्वा निबोध में, और वो जो रहते हैं पहले प्रकार जो प्रतानवत बताया है, इट्स लाइक प्रतान क्या है, तो प्रतान यानी आप अगर किसी पत्ता जो है, समझो पीतल का पत्ता, सॉरी पीपल का पत्ता आप देखते हो जालीदार पुराना, आपने बुक में रखा हुआ, तो उसकी जैसे वाहिनियां, एक मेन ब्रांच रहती है, फिर उसका वेनेशन एक फिर सब वेनेशन रहता है और जाली बनती है, इस प्रकार से उसका नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर रहता है। वो शाखाओं में यानी हाथ में और पैर में होते हैं। वृत्त यानी राउंड शेप जो होते हैं वो उनको कंडराएं भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे यानी स्नायु से ही कंडराएं बनती है। पृथु यानी फ्लैट जो आकार के रहते हैं वो चेस्ट में रहते हैं, लैटरल रीजन में पार्श्व में रहते हैं और फिर सिर में भी रहते हैं, जैसे फ्रंटल बोन में फ्रंटालिस, टेम्पोरालिस, ठीक है। इस पद्धति से रहेंगे वो स्नायु। और सुशीर यानी जिनमें कैविटी या ल्यूमेन रहेगी, ऐसे आमाशय, पक्वाशय, बस्ती इन प्रदेशों में सॉफ्ट ऑर्गन्स में रहेगी। तो इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं मॉडर्न एनाटॉमी में भी इस प्रकार से सर्क्यूलर, ठीक है, कन्वर्जेंट, मल्टीपेनेट, पैरेलल, फ्यूजिफॉर्म, यूनिपेनेट, बायपेनेट, इस प्रकार के आकार के दृष्टि से स्नायु के प्रकार दिए हैं। और अगर उस मसल फाइबर्स में हम जाए, मसल सेल्स के डिटेल्स में, तो स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स, ऐसे उसके 3 प्रकार मिलते हैं। अगर स्नायुओं की संख्या में जाए हम, कितने नंबर्स में होते हैं, तो टोटल 900 होते हैं वो। और 900 संख्या जो है वह विशेषतः कहाँ कहाँ होती है, तो शाखाओं में, एक शाखा में यानी एक हाथ में 150, ठीक है, दूसरे हाथ में 150, इस प्रकार से पैर में 150, ऐसे 150 इंटू 4 वो जो है 600 हो जाता है। मध्य शरीर में, मध्य शरीर जो धड़ का भाग है, कटी स्थित 60 होंगे, पृष्ठ यानी बैक रीजन में 80 होंगे, पार्श्व लैटरल रीजन में 60 और वक्ष यानी चेस्ट रीजन में 30, ऐसे टोटल 230। और ग्रीवोपरी यानी ग्रीवा और शिर, हेड एंड नेक रीजन जो है उसमें 70 रहेंगे, 36 प्लस 34 और ऐसे 900 हो जाते हैं। इस प्रकार 900 स्नायुओं की संख्या बताई है। आगे जाते हैं, ये स्नायुओं के कार्य जो भिन्न भिन्न बताए हैं वह भी हमें सुश्रुत शारीर स्थान में मिलते हैं। नौहु यथा फलका स्तीर्णा बंधने बहुभी युता भारत क्षमा भवेदप्सु नृयुक्ता सुसमाहिता, इस प्रकार से स्नायुओं के कार्य जो है विशेषतः वो शरीर को एक रस्सी के भांति इकट्ठा बांधते हैं, so that it can float and carry the weight of water without any danger। तो जिस पद्धति से बोट की फ्लैंक्स जो रहते हैं वो फ्लैंक्स रस्सी से बंधे हुए रहते हैं, वैसे ही शरीर को इकट्ठा बांधने के लिए यहाँ पे उपमा प्रमाण का उत्कृष्ट उदाहरण दिया है। तो an injury to the snayus is more harmful and it causes more disability than the injury to any other मांस अस्थि सिरा संधि। अगर मसल इंज्योर हो गया तो वो सभी कार्य को बाधित करेगा। महत्व को हम जानते हैं,
महत्व ऐसा है कि यह स्नायु प्रविजानाति। तो इस श्लोक में द सर्जन्स हु हैज द थॉरो नॉलेज अबाउट द स्नायुस इज एबल टू रिमूव द डीप सीटेड फॉरेन बॉडी विदाउट एनी डिफिकल्टी। तो यह स्नायु का जो ज्ञान है, इसलिए वह आवश्यक है कि शल्य तंत्रज्ञ को वह वहां पे जो फॉरेन बॉडी रहेगी, शल्य रहेगा, उसको वह आसानी से हरण कर सकेगा। ठीक है, तो आगे भी हम आयुर्वेदिक शारीर का कुछ भाग लेने की कोशिश करेंगे। और जो भी विद्यार्थी परीक्षा को जा रहे हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको जब भी समय मिले आप वीडियो से अध्ययन कर सकते हो, लेकिन आपको अध्ययन आवश्यक है। ये देखिए, अभी परीक्षा के दिन है इसलिए नहीं, हमेशा अध्ययन अध्यापन एक प्रक्रिया है, वो सतत रहनी चाहिए। धन्यवाद। हम यही आज खत्म करते हैं। आपके अगर प्रश्न है तो उनको लेंगे अब।